दोस्तों पिछले 2-3 दिन से लगातार हमारे वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में अगर सबसे ज़्यादा डिमांड किसी टॉपिक की आ रही है तो वो है लक्षद्वीप। वजह ये है कि क्योंकि पिछले 2-3 दिन से न सिर्फ इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों में ही बल्कि दुनिया के कुछ बाकी इलाकों में भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हर कोई लक्षद्वीप नाम के इस इलाके के बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये इलाका कैसा है, कहाँ पर पड़ता है, ये कोई देश है या फिर कोई राज्य है, यहाँ पर रहने वाले लोग कौन हैं और अचानक से पूरी दुनिया में इसके चर्चाओं में आने की वजह क्या है। दोस्तों मुद्दे पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि भाई बताइए हमारे इंडिया का वो कौन सा राज्य मतलब कि वो कौन सा सूबा, कौन सी स्टेट है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिशत में मुसलमान रहते हैं, यानी जहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंट मुस्लिम रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जम्मू कश्मीर, मगर ये जवाब गलत है क्योंकि सही जवाब है लक्षद्वीप, जहाँ की टोटल आबादी के 96% मतलब कि 96% लोग वो हैं कि जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इस गलत फहमी की एक वजह ये भी है कि क्योंकि ज्यादातर लोग अभी लक्षद्वीप से फेमिलियर ही नहीं हैं और जानकारी ना होने की वजह से जब कभी उनके सामने से ये नाम गुजरता है तो उनको लगता है कि शायद मालदीव्स की तरह ये भी समुंदर में पड़ा हुआ कोई ऐसा इलाका है जो अपने आप में ही एक अलग देश है। लेकिन दोस्तों ये तो भारत की एक यूनियन टेरिटरी है और वो भी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। 32 से 33 किलोमीटर का पूरा एरिया जिस पर 64 से 65 हजार लोग रहते हैं और वो भी 96% के करीब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग। 32-33 किलोमीटर का ये छोटा सा एरिया भी कोई प्लेन जमीन नहीं है, बल्कि ये तो उन छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना है कि जो समुंदर में अलग अलग बिखरे पड़े हैं। लोकेशन के एंगल से बात करें तो भारत के बिल्कुल साउथ में जो समुद्र से लगी हुई केरला नाम की स्टेट है, उससे अगर आप लोग समुद्र का 200 से 400 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेंगे तब जाकर आप लोगों को ये सारे टापू मिल जाएंगे कि जिनको मिलाकर लक्षद्वीप का नाम दिया जाता है। अब आप में से भी ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही सवाल उठ रहा होगा कि जो सवाल पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है कि आखिर समुद्र में इतनी दूर पर मौजूद ये इलाका भारत का हिस्सा कैसे बन गया, और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इतने दूर पड़े इलाके में मुसलमानों की इतनी आबादी कैसे आ गई, क्योंकि भारत के बाकी इलाकों में तो मुसलमानों की इतनी आबादी कहीं नजर नहीं आती है। तो दोस्तों इन सारी ही चीजों का जवाब हमको इतिहास से मिलेगा। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स हिस्टोरिकली लक्षद्वीप का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक मतलब के यूनानी लोगों के टेक्स्ट में मिलता है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि 5वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म लक्षद्वीप के इन इलाकों में आ चुका था, यानी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के कदम इस इलाके पर पड़ चुके थे। इसके बाद चेरा साम्राज्य ने भी इन सारे इलाकों पर राज किया। चेरा साम्राज्य के ही जो एक मशहूर राजा थे मतलब चेरामन पेरुमल, उनके दौर में ही इंसानों की यहाँ पर बस्तियां बसना भी शुरू हो गई थीं। याद रखने वाली बात ये भी है कि ये वही मशहूर चेरामन पेरुमल हैं कि जिनके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे थे कि जो उस दौर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा किए गए थे। इसीलिए इन्होंने इस्लाम भी अपना लिया था और इनके ऑर्डर पर ही केरला में वो मस्जिद बनाई गई थी कि जिसको भारत के इलाके की सबसे पहली मस्जिद बताया जाता है। लक्षद्वीप में रहने वाले मुस्लिम लोगों के खुद के मुताबिक उनके इतिहास का आगाज शेख उबैदुल्ला नाम के एक मशहूर बुजुर्ग के साथ होता है। उनके मुताबिक जब अरब में इस्लाम का आगाज हुआ तो सिर्फ 3 दशकों के बाद ही यानी 30 साल के बाद ही शेख उबैदुल्ला नाम के एक मशहूर बुजुर्ग इस्लाम को लेकर लक्षद्वीप में आए थे और तब से ही यहाँ पर इस्लाम का आगाज हो गया था। उबैदुल्ला नाम के ये जो मशहूर बुजुर्ग थे ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ये मदीना में ही पैदा हुए थे और इस्लाम के पहले खलीफा यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु के रिश्तेदार थे। बाद में इन्हीं उबैदुल्ला के एक बेटे भी पैदा हुए थे जिनका नाम था अबू बकर बिन उबैदुल्ला। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है फुतूहुल जज़ाइर, जिसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि आखिर लक्षद्वीप में इस्लाम कैसे आया था और किस तरह से फैलना शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फुतूहुल जज़ाइर नाम की वो किताब जो उस दौर में अरबिक में लिखी गई थी उसकी ओरिजिनल कॉपी आज तक मौजूद है, क्योंकि पैदा होने वाली हर नस्ल ने पूरी हिफाजत के साथ उसको आगे ट्रांसफर किया है। इसके अलावा शेख उबैदुल्ला नाम के उन मशहूर बुजुर्ग की कब्र भी लक्षद्वीप के अंदर मौजूद है। दोस्तों लक्षद्वीप के लोगों के बीच शेख उबैदुल्ला से जुड़ा एक मशहूर वाकया भी काफी मशहूर है। इस वाक़े के मुताबिक एक दिन शेख उबैदुल्ला मदीना शहर की जो मेन मस्जिद है यानी कि मस्जिद नबवी उसमें खुदा की इबादत कर रहे थे।
अचानक से उनकी आंख लग गई, मतलब उनको नींद आ गई और उन्होंने ख्वाब देखा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुक्म दे रहे हैं कि वो जिद्दा शहर से ईस्ट की साइड में दूर दराज के इलाकों का सफ़र करें और वहाँ पर जाकर इस्लाम का प्रचार करें। उनकी आंख खुली तो उन्होंने हर हाल में अपने इस ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया और वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सफ़र पर निकल पड़े। इसी इरादे से ही उन्होंने अपने दूर दराज के समुद्री सफ़र शुरू किए और सफ़र करते हुए ही लक्षद्वीप तक पहुँचे। फिलहाल आगे बढ़ें तो 11वीं सदी आते आते इस पूरे इलाके पर भी चोला डायनेस्टी का राज हो गया था और वो लोग इस पूरे इलाके को अपने जहाज़ों के पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। 15वीं सदी के बिल्कुल आखिर में जब वास्को डी गामा भारत आया तो बड़ी तेजी के साथ बाकी पुर्तगाली लोग भी भारत आना शुरू हो गए। गोवा समेत इस पूरे एरिए पर जब उन्होंने कब्जा किया तो लक्षद्वीप के इन सारे द्वीपों को भी अपनी कॉलोनी बना लिया और उन्होंने कुछ टापुओं पर बहुत सारे किले और चर्च बनाना भी शुरू कर दिए। मगर यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन ने उन लोगों का खुलकर विरोध किया और जिसकी वजह से अगले इस कुछ सालों के बाद ही यानी 1540 तक उन लोगों को ये पूरा इलाका खाली कर भागना पड़ा। दिलचस्प बात तो ये है कि 1787 के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस पूरे इलाके पर टीपू सुल्तान का राज हुआ करता था। मगर कुछ सालों के बाद यानी कि 1799 का वक्त आते आते जब अंग्रेज टीपू सुल्तान को ही खत्म करने में कामयाब हो गए थे तो इस पूरे इलाके पर भी उनका कब्जा हो गया था। फिलहाल अब आते हैं 1947 के दौर में। जब अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिली तो साथ ही इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी हो गया और अब इस चीज़ को लेकर भी बहसबाजी चल रही थी कि आखिर कौन सा इलाका मतलब कौन सा सूबा इंडिया के साथ रहेगा और कौन सा पाकिस्तान की तरफ जाएगा। वैसे तो लक्षद्वीप के बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि ये तो पहले ही मद्रास के ही अंडर में आया करता था और वहीं से ही कंट्रोल हुआ करता था। मगर तभी अचानक से पाकिस्तान के फाउंडर यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की इस पर नजर पड़ी। वो इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप जबरदस्त जगह पर मौजूद है। न सिर्फ ट्रेड यानी कि व्यापार की वजह से बल्कि मिलिट्री पर्पस की वजह से भी इसको बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। इसके अलावा यहाँ की ज्यादातर आबादी भी क्योंकि मुस्लिम ही थी तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि इस पर पहला हक हमारा ही है। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूसरे बहुत सारे मोर्चों की तरह इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को मात दे दी। वो इस तरह से कि जब पाकिस्तान की तरफ से एक दिन इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्मी वगैरह भेजी गई तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पर तिरंगा लहरा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि अगर पाकिस्तान की फौज उस दिन आधा घंटा पहले पहुंच गई होती तो शायद इस इलाके पर इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का कंट्रोल होता, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ आधा घंटा पहले ही इंडिया पहुंचने में कामयाब हुआ था। आखिर में रहा सवाल इस बात का कि अचानक से भारत में और दुनिया भर के दूसरे इलाकों में लक्षद्वीप की इतनी ज्यादा चर्चाएं क्यों होने लगी हैं, तो इसका जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लक्षद्वीप दौरा कि जो उन्होंने अभी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही किया है, जिस दौरे में उन्होंने बहुत सारे अपने फ़ोटोज़ खिंचाए अच्छी अच्छी लोकेशंस पर और उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह की समुद्र की और उसकी भी वीडियोस बनाई और उन सबको सोशल मीडिया पर शेयर किया और भारत के लोगों से अपील की कि जितने भी लोग एडवेंचर करने के शौकीन हैं या ऐसी जगहों पर घूमने के शौकीन हैं वो लक्षद्वीप ज़रूर आएँ। वैसे तो दोस्तों ज़ाहिरी तौर पर ये एक सिर्फ अपील थी कि जो एक PM ने अपने लोगों से टूरिज़्म वगैरह को बढ़ाने के लिए की थी, मगर सभी जानते हैं कि ये सिर्फ अपील नहीं बल्कि इसके ज़रिए से PM मालदीव पर निशाना साध रहे थे। अब मालदीव्स पर निशाना क्यों साध रहे थे, मालदीव्स का भारत से आजकल क्या पंगा चल रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर बनाई थी और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।